तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में। टेक्स्ट बुक पे अभी एक काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। क्रिकेट सीज़न के टाइम पे इन्होंने पावर प्ले सेल लॉन्च की है, जो सिर्फ 28 से 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगी। इसमें आपको ईयरली पास मिल रहा है 307 और 351 जैसे अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब पूरे साल की प्रिपरेशन आप एक ही जगह से कंफर्टेबली कर सकते हैं और आप हमारा कोड एक्सपर्ट12 भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार टेक्स्ट बुक ऐप को ज़रूर चेकआउट करिए। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब ये सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कह सकते हैं एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा खाका जो बताता है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं और हमारा सपना क्या है। अच्छा, इसकी सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये है कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखित संविधान है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। दुनिया में किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि एक लिखित संविधान होने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। इसका मतलब है कि देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। सरकार से भी ऊपर, संसद से भी ऊपर, अदालतों से भी ऊपर। यही वो नींव है जिस पर हमारे देश का पूरा सिस्टम खड़ा है। तो फिर इतना बड़ा और इतना बेहतरीन संविधान बनाने का आइडिया आया कहां से? देखिए, हमारे संविधान को बनाने वाले वाकई बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक कमरे में बंद होकर सब कुछ खुद से लिख दिया। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला। जैसे एक आर्किटेक्ट दुनिया की बेस्ट इमारतों से प्रेरणा लेता है, ठीक वैसे ही, ताकि भारत के लिए एक परफेक्ट डिजाइन तैयार हो सके। और ये देखिए, यहां साफ दिखता है कि कैसे दुनिया भर से बेहतरीन आइडियाज लिए गए। अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का ढांचा उठाया। ये सच में एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है जिसे भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला गया है। इन्हीं आइडियाज में से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। इसका सीधा सा लॉजिक है, किसी एक के हाथ में सारी ताकत नहीं होनी चाहिए, वरना तानाशाही का खतरा रहता है। तो सरकार की पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया: कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और कानून की रक्षा करने वाले। पर यहां एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। हमने अमेरिका की तरह पावर का एकदम सख्त बंटवारा नहीं अपनाया। नहीं, हमारे सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था। मतलब सरकार का हर अंग एक दूसरे के काम पर नजर भी रखता है, ताकि कोई अपनी हद पार ना करे और पावर का बैलेंस बना रहे। चलिए अब बात करते हैं इसके कोर डिजाइन की। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। पहेली ये थी कि भारत जैसे देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सबको जोड़े रखे, किसी को भी ये ना लगे कि वो अलग थलग पड़ गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बांटी जाए। एक मजबूत देश भी बनाना था, पर साथ ही राज्यों की अपनी पहचान, उनकी अपनी आज़ादी भी बनाए रखनी थी। ये बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा था। तो इसका हल निकाला गया एक बहुत ही यूनिक मिक्सचर से। कुछ चीज़ें दी राज्यों को जो उन्हें मजबूत बनाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेंटर के पास रखी गईं जो पूरे देश को एक साथ मजबूती से बांधे रखती हैं। जैसे हमारे पास नागरिकता एक ही है, भारतीय, और केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ये कमाल का बैलेंस है। और इसी अनोखेपन की वजह से एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे केसी वेयर। उन्होंने भारतीय सिस्टम को क्वाजी फेडरल कहा, मतलब आधा फेडरल। एक ऐसा सिस्टम जो ना तो पूरी तरह से फेडरल है, जहां राज्य सुपर पावरफुल हो, और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी, जहां सारी पावर सेंटर के पास हो। ये है हमारा अपना खास भारतीय मॉडल। अब चलिए इस ब्लूप्रिंट के फाइन प्रिंट पर नजर डालते हैं। ये हैं हमारे संविधान की अनुसूचियां या शेड्यूल्स। आप इन्हें संविधान के अपेंडिक्स की तरह समझ सकते हैं। वो जरूरी डिटेल्स जो मेन आर्टिकल्स को और ज्यादा साफ करती हैं। और एक मजेदार फैक्ट, जब संविधान बना था तब सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज 12 हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। और हाँ, इन सबको याद रखने का एक छोटा सा मजेदार फॉर्मूला भी है।
अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसे संविधान का दिल, उसकी आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नहीं है। नहीं, ये हमारे देश के सपनों का, हमारे आदर्शों का और उन वादों का निचोड़ है जो हमने एक राष्ट्र के तौर पर खुद से किए हैं। जरा इसकी पहली लाइन पर गौर कीजिए, हम भारत के लोग। क्या जबरदस्त शुरुआत है। ये चंद शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। ये बताते हैं कि इस देश की असली ताकत, असली अथॉरिटी कौन है। कोई राजा नहीं, कोई भारी ताकत नहीं, बल्कि हम, भारत के लोग। तो हम मोटे तौर पर ये प्रस्तावना हमें 4 बातें बताती हैं। पहली, पावर का सोर्स कौन है। दूसरी, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। तीसरी, हमारे लक्ष्य क्या हैं, जैसे न्याय, आज़ादी। और चौथी, वो ऐतिहासिक तारीख जब हमने संविधान को अपनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रियम्बल की ये कहानी भी सीधी सादी नहीं है। कई सालों तक तो कोर्ट में यही बहस चलती रही कि क्या ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी, एक अभिन्न अंग है। और इसी फैसले के बाद इसमें एकमात्र संशोधन भी हो पाया। तो 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये खाका आज भी हमारे देश की रहनुमाई कर रहा है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 1949 में बना ये ब्लूप्रिंट, जो अनंत काल के लिए एक वादा था, क्या वो ढांचा आज भी उस वादे को, उस सपने को मजबूती से थामे हुए है? सोचने वाली बात है।